संपूर्णा की पूजा की घंटी ही भास्कर के लिए रोज सुबह के अलार्म का काम करती थी, पर आज शायद कुछ गहरी ही नींद लग गई थी। बिस्तर से उठते हुए भास्कर ने घड़ी पर नजर डाली। 8 बज रहे थे। इस समय संपूर्णा किचन में नाश्ता बनाने में व्यस्त होती है। इसके बाद तैयार होकर उसे 10 बजे तक पढ़ाने के लिए कॉलेज पहुंचना होता है। पर आज किचन से किसी भी तरह की खटपट की आवाज ना सुनकर भास्कर देखने के लिए किचन की ओर मुड़े ही थे कि हरी काका चाय की ट्रे लेकर आ गए। साथ में एक लिफाफा थमाते हुए बोले, बहू जी ने यह चिट्ठी आपको देने के लिए कहा है। चिट्ठी? आश्चर्य से लिफाफा खोलकर सोफे पर बैठकर भास्कर चिट्ठी पढ़ने लगे। प्रिय भास्कर, वैसे प्रिय शब्द से इस पत्र की शुरुआत करना पत्र के मैटर के साथ बहुत बड़ा विरोधाभास होगा, परंतु क्या करें, ऐसी आदत सी पड़ गई है कि कोई भी पत्र हो आरंभ में प्रिय अथवा पूज्य स्वयं ही लिख जाता है। खैर, पत्र देखकर तुम अवश्य चौंक गए होगे कि एक ही घर में रहते हुए मुझे पत्र लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी। ऐसी क्या बात है जो मैं आमने सामने नहीं कह सकती थी। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है जो सामने कहने पर आकारण बहस का रूप ले सकती थी, जो मैं कतई नहीं चाहती थी। निर्भद रूप से अपना पक्ष तुम्हें समझा पाने का पत्र ही मुझे सही माध्यम प्रतीत हुआ। अतः आशा है कि इस पत्र को तुम मैं यानी संपूर्णा मानकर पूरा पढ़ने का कष्ट करोगे। असल मुद्दा यह है कि कल सुबह मैं तुम्हारा घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हें मेरी सीधी सपाट बात से शायद गहरा धक्का लगे, पर पूरा पत्र पढ़ोगे तब कहीं कुछ गलत नहीं लगेगा। तुम निश्चित रूप से यह सोच रहे होगे कि आज इस उम्र में अचानक मुझे यह कदम उठाने की क्या आवश्यकता आ पड़ी। सच तो ये है कि यह कदम मैं आज से 15 वर्ष पूर्व ही उठाना चाहती थी, जब तुमने अपने संबंधों को नकार दिया था। स्वीकार तो शायद तुमने मुझे कभी किया ही नहीं था, क्योंकि मैं व मेरा रहन सहन दोनों ही तुम्हारे साथ तुम्हारी तथाकथित मॉडर्न सोसाइटी में मूव करने के काबिल नहीं थे। 2 बेटियों की माँ बनाकर तुमने अपने पति के कर्तव्यों की इतनी श्रीमान ली थी। वह कर्तव्य भी तो मुझ पर किए गए एहसानों में से एक ही मानते थे। तुम्हारी नज़र में मैं हिंदी की व्याख्याता केवल बहनजी टाइप औरत थी, जो गलती से पत्नी के रूप में तुम्हारे गले की घंटी बन गई थी। क्योंकि तुम आधुनिक थे, तुम्हारा रहन सहन कहीं से मुझसे मेल नहीं खाता था। तुम्हारी विज्ञापन कंपनी की आधुनिक मॉडल की तुलना में तुम्हें मेरा बहनजी टाइप लगना भी स्वाभाविक था। मैं भी तो तुम्हारे मन मुताबिक स्वयं को कभी ढाल नहीं पाई। मेरी इस असमर्थता के पीछे मेरे बचपन का पारंपरिक परिवेश, माता पिता की शिक्षा का प्रभाव, या कह लो मेरी फैशन व आधुनिकता के मामले में पिछड़ेपन वाली मानसिकता, जो भी समझो, मैं मजबूर थी भास्कर, तुम्हारा और मेरा अपने अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होना ही शायद हमारे विवाह का कारण बना था। यदि विवाह पूर्व तुम मुझे देख लेते तो शायद यह विवाह हो ही ना पाता। पर तुम्हारे माता पिता के यहाँ कहने पर कि लड़की खूब पढ़ी लिखी है, तुमने मुझे आधुनिक मानकर विवाह के लिए हामी भर दी थी। हाँ, पढ़ी लिखी तो मैं तुमसे भी अधिक ही थी। पीएचडी की डिग्री थी मेरे पास, व्याख्याता के पद पर कार्यरत थी मैं। पर आधुनिकता की परिभाषा हम दोनों के लिए भिन्न भिन्न रही। हम दोनों ही विवश थे। जिस दिन तुमने मुझे तुम्हारे व वैशाली के संबंधों के बारे में बताया था, तब मैं स्तब्ध रह गई थी। कितनी ईमानदारी से स्पष्ट शब्दों में तुमने मुझे समझा दिया था मुझे कि मैं पति के रूप में तुमसे कोई अपेक्षा ना रखूं, क्योंकि अब तुमसे मैं और अधिक झेली नहीं जा रही थी। हाँ, तुमने मुझे घर से निकाला नहीं था, यह कहकर कि पत्नी का दर्जा प्राप्त होने के नाते तुम यहाँ रह सकती हो, खा पी सकती हो, पहन ओढ़ सकती हो, सुख सुविधाओं का भोग कर सकती हो। तुमने तलाक भी नहीं मांगा था मुझसे, क्योंकि वरसाली ने तुम्हारे समक्ष शादी की कोई शर्त भी नहीं रखी थी। वह भी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह आजाद ख्याल आधुनिक लड़की थी। तुमने तो मुझे यह तक कह दिया था कि मैं भी यदि चाहूँ तो किसी और को अपना सकती हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा, परंतु मेरा चुप रह जाना, तुम पर रोक न लगाना, विरोध न जताना, तुम्हारा घर न छोड़ना, इन सब से शायद तुमने यही मान लिया था कि तुम्हारे मुझ पर किए गए एहसानों तले मैं दबकर रह गई हूँ। तुमने मुझे घर से बेदखल भले ही नहीं किया था, पर तुम्हारे दिल से तो मैं निकल ही चुकी थी। मैं आत्मनिर्भर थी। तुम्हारे घर में रहना
मेरी ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं थी, पर केवल रिया व सपना के प्रति मेरे कर्तव्यों ने मेरे कदम रोक दिए थे। उन दिनों रिया 7 व सपना 10 साल की थी। तुम्हारे घर छोड़ देने से मुझ पर परिपक्वता का लांछन लग जाता, और मान लो यदि लोग मुझे सही मान भी लेते तो मैं ऑटोमेटिकली तुम चरित्रहीन साबित हो जाते। दोनों ही स्थितियों में नुकसान तो हमारी बेटियों का ही होता। बढ़ती उम्र के नाजुक दौर में यदि वे कुंठाग्रस्त हो जाती तो उनके प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते। सामान्य बच्चों की तुलना में वे निश्चित रूप से पिछड़ जाती। रिया और सपना ही तो मेरे जीवन का धैर्य शेष रह गई थी। उनका मानसिक विकास निर्बाध रूप से होना आवश्यक था। माता पिता के विच्छेद का बाल मन पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है। मेरे अलग रहने के निर्णय से रिया व सपना में हीन भावना पनपने का भय था। इस उम्र में अपरिपक्व मस्तिष्क सही गलत के बीच भेद जानने समझने में असक्षम होता है। हो सकता है वे उस वक्त मुझे ही गलत मान बैठती। पिता से दूर करने का, पिता के प्यार से वंचित करने का मुझ पर आरोप भी लगाती। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए माता पिता दोनों के स्नेह की छाया अनिवार्य होती है। मैं अपनी बच्चियों को उनके हक से वंचित कैसे कर सकती थी? फिर लड़कियों का जीवन भी तो कांच सा नाजुक होता है। अलग रहकर यदि मैं उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा कर भी लेती, तब भी उनके विवाह के समय परेशानी आ सकती थी, क्योंकि समाज चाहे कितना भी आधुनिक होने का दम भर ले, शादी ब्याह जैसे मामलों में माता पिता का मान सम्मान, नाम, इज्जत सब कुछ बहुत महत्व रखता है, विशेषकर लड़कियों के मामले में। यही सब सोचकर उस वक्त मैं तुम्हारे घर में रुक गई थी। आज हमारी दोनों बेटियां आत्मनिर्भर हैं। वह अपने अपने पतियों के साथ खुश हैं। उनकी जिम्मेदारियों से निर्वृत्त होने के साथ मेरा इस घर से संबंध भी खत्म हो जाता है। हाँ, अब यह बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ, तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि अवधेश जी, जो तुम अच्छी तरह जानते हो, जो मेरे साथ ही हिंदी के प्रोफेसर हैं, जिन्हें तुम पंडित जी कहते हो, तो उन्हीं अवधेश जी व मैंने यह तय किया है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर शेष दिन हम एक साथ रहकर गुजारेंगे। रहा दूसरा प्रश्न क्यों, तो तुम्हें यह स्पष्ट बता दूं कि मैं तुमसे कोई तलाक नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अवधेश जी से विवाह करने का कोई विचार नहीं है, और ना ही दैहिक आकर्षण या आवश्यकता के तहत मैंने उनके साथ रहने का निर्णय लिया है। यदि देही प्रमुख होती तो मैं तुम्हारा घर 15 वर्ष पूर्व ही छोड़ चुकी होती। समाज को समझाने के लिए ना मैं इस झूठ का सहारा लूंगी कि मैं अवधेश जी को अपना धर्म भाई मानती हूँ। हाँ, तुमसे भी ये झूठ नहीं कहूँगी कि हम दोनों केवल अच्छे मित्र ही हैं, क्योंकि वास्तव में हम केवल मित्र ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर हैं एक दूसरे के लिए। हमने पाया है कि मन की धरा पर, भावनात्मक स्तर पर हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के लिए स्त्री पुरुष नहीं, बल्कि केवल इंसान हैं, जिनके बीच आत्मीयता का सेतु स्थापित हो चुका है। इन आत्मिक संबंधों को कोई नाम दे पाना कठिन होगा। हाँ, तुम सही मायने में हमें साथी कह सकते हो। मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल व भाग्य से ही प्राप्त होता है। यदि इसका कुछ हिस्सा बिल्कुल अपने लिए अपनी तरह से जी लिया जाए तो यह गलत तो नहीं कहलाया ना। वैसे तुम्हारी आधुनिकता की परिभाषा में मेरा यह कृत्य समा पाएगा या नहीं, यह मैं नहीं जानती, पर मेरी बेटियों का हट, आग्रह और इच्छा भी यही है। जीवन के सुनहरे क्षणों को मैंने रिया व सपना के भविष्य की खातिर होम कर दिया, इसका उन्हें एहसास है। अब जीवन के शेष दिन मैं अपने लिए जीऊं, यही मेरी व मेरी बेटियों की भी कामना है। हाँ सपना, रिया कि तुम फिक्र ना करना, मैंने उनके मन में तुम्हारे मान सम्मान को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की है। उन्हें मैंने अच्छी तरह समझाया है कि तुम घर के बाहर जो भी करते रहे हो, पर उनकी माँ के प्रति सारी व्यवहारिक जिम्मेदारियां तुमने बाखूबी निभाई है। इतना ही नहीं, अपने असामान्य संबंधों की फ्रस्ट्रेशन तुमने कभी बच्चों पर नहीं निकाली। उनके लालन पालन व प्यार के प्रति तुम्हारी निष्ठा 100% रही है। अब सपना व रिया उम्र के उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां वे इन सारी स्थितियों को सही सही समझने की क्षमता रखती हैं। अतः उनसे भविष्य में सामना होने पर तुम्हें किसी प्रकार की शर्मिंदगी महसूस करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उनके मन में तुम्हारी एक ग्रेट पापा वाली छवि ही
स्थापित की है मैंने। रही अपने संबंधों की बात, तो मेरे चले जाने से तुम्हें शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा तुम्हारे घर में अब कोई रोल शेष रहा भी नहीं है। हाँ, पत्नी का स्थान निरर्थक रूप से सही, परंतु मेरी उपस्थिति से जो भरा हुआ था वह कल रिक्त हो जाएगा। हो सकता है इससे तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आँच आए, परंतु बीते काल में जिस कुशलता व बुद्धिमानी से मैंने तुम्हारे सारे नाजायज कार्यों को ढकने छिपाने का कार्य किया है, आशा है तुम भी ऐसा ही कुछ अवश्य कर लोगे, या शायद तुम्हारे आधुनिक परिवेश में इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। से जीवन में यदि कभी मेरी सहायता की आवश्यकता महसूस हो तो बेझिझक मेरे पास आ सकते हो तुम। एक मित्र की हैसियत से मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तत्पर रहूंगी। अवधेश जी को कभी आपत्ति नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास है, क्योंकि उनकी सोच काफी व्यापक है। शुभकामनाओं सहित नीचे। तुम्हारी लिखना तो गलत होगा, क्योंकि जब तुमने मुझे कभी अपनाया ही नहीं तो मैं तुम्हारी कैसे हो सकती हूँ। अतः केवल संपूर्णा। पूरी चिट्ठी पढ़कर भास्कर ने चाय पर नजर डाली, जो ठंडी हो चुकी थी। संपूर्णा होती तो बिन कहे अब तक चाय गर्म कर रख जाती। अखबार पढ़ते वक्त भी तो रखी चाय कई बार पीना भूल जाते थे भास्कर। संपूर्णा को मैंने पत्नी कभी नहीं माना, पर उसने तो पत्नी के कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा था। मैंने उसे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर भी तो अकेला छोड़ दिया था। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि जाने अनजाने में ही उस पर इतना निर्भर हो गया था, यह अब महसूस हो रहा था। संपूर्णा ने तो साबित कर दिया कि वह आदर्श पत्नी ही नहीं, आदर्श माँ भी है। पर इन सबसे पहले वह इंसान भी तो है। उसे पूरा हक है अपने बारे में सोचने का, खुश रहने का। एक लंबी सांस भरकर रह गए थे भास्कर। आखिर उसे वापस बुलाते भी तो किस हैसियत से। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।